कैसे है बच्चा लोग? तो हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो सबसे पहली यूनिट है, जिसको हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, यानी जीवों में विविधता। अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो डाइवर्सिटी क्या होती है, इसको हम कुछ चरणों में, या आप ऐसा बोल सकते हैं कुछ स्टेप्स में हम पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर के जरिए हम पढ़ेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर हमारा आता है वो है लिविंग वर्ल्ड, जहां पर हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। और हम जानेंगे कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कहा जाता है, और कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक्चुअल में डिफाइनिंग है लिविंग को लिविंग कहलाने के लिए। साथ ही साथ अगले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे, जहां पर इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं, ताकि हम बेटर तरीके से स्टडी कर पाए। इसका जो थर्ड चैप्टर है वो प्लांट किंगडम कहलाता है। प्लांट किंगडम का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, क्योंकि प्लांट किंगडम जो चैप्टर है वो ना सिर्फ प्लांट्स के बारे में हमें एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा है, बल्कि ये एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक जो भी प्लांट्स में इवोल्यूशन आया है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। एनिमल किंगडम जो हो गया ये जूलॉजी का पार्ट है, और यहां पर सेम इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स को हम समझ सकते हैं एनिमल किंगडम्स के जरिए। तो चलिए एक बार शुरुआत करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो हमारा जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है वो किस बारे में स्टडी करता है। देखिए, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ये कौन नहीं जानता कि बायोलॉजी में हम लाइफ फॉर्म्स और उनके थ्रू होने वाले हर प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, जितने भी लिविंग वर्ल्ड के पार्टनर्स हैं, अब ये कह रहे हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक बहुत ज्यादा बड़ी डाइवर्सिटी को लेकर चल रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा बड़ी वैरायटी को लेकर चल रहे हैं। वैरायटी किसकी? स्पीशीज की वैरायटी। अर्ली मैन कुड इजीली परसीव द डिफरेंस बिटवीन द इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी एक पुराने टाइम पे अगर हम जाएं या पुराने टाइम के बारे में हम सोचें, तो शुरुआत में भी ह्यूमंस के लिए ये परसीव करना, ये समझना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी कि इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क है। बड़ा आसान काम था। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। उन्होंने डिफाइन भी किया है कुछ इनएनिमेट मैटर या नॉन लिविंग मैटर को, जैसे कि हवा, विंड, और यहां पर सी, फायर एक्सेट्रा, इनको माना गया है कि ये एक नॉन लिविंग मैटर में है। वहीं पे कुछ लिविंग मैटर में उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स को सीधे तौर पर देखा। A common feature of all such inanimate and animate object was the sense of aware और fear। यहां पर देखिए, आप इसको अवेयरनेस बोल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपने एनवायरनमेंट की तरफ एक अवेयरनेस होती है, समझने की क्षमता होती है, एक एबिलिटी होती है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडल्जिंग ह्यूमन बीइंग बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। हम कहें कि पर्टिकुलरली ह्यूमंस के बारे में अगर इवोल्यूशन की बात की जाए या ह्यूमंस के इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए, तो काफी बाद में इस बारे में कुछ स्टडी हुई और वो सामने आई। सोसाइटी विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी could register limited progress in biological knowledge। अब देखिए, यहां पर आपको एक टर्म दिख रही होगी, और ये जो टर्म है वो है एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो सबसे पहले इस टर्म का हम एक मतलब समझेंगे। यहां पे ह्यूमन काइंड को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। जैसे अगर मैं एंथ्रोपोसेंट्रिक का सीधा मतलब आपको बताऊं, तो इट्स कंसीडरिंग ह्यूमन बीइंग्स एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो एक तरीके से एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पे ह्यूमंस को मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटी माना जा रहा है। सिस्टमैटिक्स एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी, डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स एक बहुत बड़ी साइंस है। इस सिस्टमैटिक्स के अंदर ही हम यूं कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और ये सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। द बिगेस्ट पेन ऑफ सच स्टडीज वाज
recognition of sharing similarities among living organism both horizontally and vertically. अब यहां पर आप देखें, बिगेस्ट पिन से यहां पर इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इनमें सबसे मेजर जो बात है वो यहां पर ये समझना है या ये पहचानना है कि इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जिन्हें वो आपस में शेयर करते हैं। चाहे वो हॉरिजॉन्टली हम देखें, यानी हॉरिजॉन्टली का मतलब हुआ विद इन दी ऑर्गेनिज्म थोड़ा करीब में, और वर्टिकली का मतलब हुआ अलग अलग स्पीशीज के बीच में, अलग अलग टेक्सॉन्स के बीच में। हम यहां पे कह सकते हैं that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that have ever lived on this earth। मतलब कहने का ये हुआ कि आज जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड। जैसे अगर मैं कहूं कि ह्यूमंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एप्स से रिलेटेड है, एप्स जो है वो मंकीज से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि हम सबके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर एक ही थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट वी ऑल आर रिलेटेड, जो भी आज प्रेजेंट है और इवन जो आज प्रेजेंट नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनके साथ भी हमारा सीधा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बैठता है। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज अ रेलिवेशन विच हम्बल्ड मैन लेड टू कल्चर मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और यही सब रिलेशन है, यही एक संबंध है, यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है जहां जिसकी वजह से हम आज जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ देखिए, इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट द डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स फ्रॉम अ टेक्सोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। यानी हम एक ऐसे नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे जो कि एक टेक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, यानी टेक्सोनॉमिस्ट का एक नजरिया है। वहां से हम इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक चीज और हम यहां पर नोटिस करेंगे। यहां पर अर्न्स्ट मेयर यानी हमारे भाई लोग के बारे में भी हम जानेंगे। भाई लोग से मेरा मतलब है हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो एनसीईआरटी में आपको यहां पर दिए जाते हैं। तो भाई लोग ग्राफी के अंदर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। Born on 5 July 1904, कैम्पटन, जर्मनी, अर्न्स्ट मेयर। अर्न्स्ट मेयर का यहाँ पे बर्थ हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, जिन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी गई, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। यानी आप ये कह सकते हैं डार्विन इतने इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं अपने टाइम के, और इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा गया। यानी एक बहुत अच्छा कंपैरिजन इन्हें दिया गया। was one of the 100 greatest scientists of all time। अगर हम 100 greatest scientists की बात करें तो उनका भी नाम वहां पर आता है। मेयर ने हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस को 1953 में ज्वाइन किया था और 1975 में वहां से रिटायर हुए, अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर अगासी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। देखिए ये सब आपके नीट में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। दिस इज जस्ट अ भाइलोग्राफी कि भाई इन सब ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है वो किन के हैं। तो थ्रू आउट हिज नियरली 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoo geography, evolution, systematics, and the history of philosophy of biology। यहां पर he almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of the evolutionary biology। आप देख सकते हैं यहां पर सिंगल हैंडेडली बोला जा रहा है, मतलब ये मेन साइंटिस्ट है जो इस बारे में बात कर रहे थे, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ही ऑल्सो पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज। यानी आप सीधे तौर पे कह सकते हैं अर्न्स्ट मेयर ने ही बायोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में भी डेफिनेशन जो थी वो बताई थी। मेयर वॉज द बायोलॉजी, देखिए यहां पर देखिए इनको बेल्जन प्राइज मिला 1983 में। इंटरनेशनल प्राइज होता है बायोलॉजी के अंदर, वो इन्हें 1994 में मिला, एंड क्रैफोर्ड प्राइज इन्हें 1999 में मिला। मेयर जो थे उनकी एज थी 100 इन द ईयर्स ऑफ 2004 और उसके बाद वो नहीं रहे। चलिए चैप्टर के अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं। तो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, और यहां पर दो मेजर कैटेगरीज दी गई हैं। एक तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी हम यहां पे वैरायटी को समझेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में आखिर कितने तरह की वैरायटीज हमको देखने को मिलती हैं।
और दूसरी जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, टेक्सोनॉमिक रैंक्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो वाकई अगर हम ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को समझने लगे और उन्हें ऑब्जर्व करने लगे तो वाकई ये एक बहुत ही ज्यादा वंडरफुल दुनिया से हमको परिचित कराता है, या हमको रिकॉग्नाइज कराता है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। The extraordinary habitats in which we find the living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lakes and deserts or hot spring, leave us speechless. मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पृथ्वी का यानी अर्थ का ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं है जहां कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। जैसे कि यहां इन्होंने मेंशन किया है कोल्ड माउंटेन्स के बारे में, डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, ओशियंस में भी हमको मिलते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, ये सब जगह पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स अ डीप सेंस ऑफ वंडर। ठीक है, इन सबको देख करके भी हमको सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है। The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of community or even the molecular traffic inside the cell make us deeply reflect on। तो हम अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पे, जैसे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में हम इसको इकोलॉजी के सेंस में समझ सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स के बीच में, पॉपुलेशन के अंदर होने वाले सारे डाइवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं, कम्युनिटीज के बारे में जान सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जो कि एक सिंपल एक सेल के अंदर अगर हम सेल की स्टडी करते हैं, जैसे हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में करते हैं, तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। व्हाट इंडीड लाइफ इज, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक क्वेश्चन में दो डिफरेंट क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इसका जो पहला पार्ट है या पहला जो क्वेश्चन होगा, तो द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन। इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है दैट सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, यानी ऐसा क्या है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। एंड द सेकेंड वन, इसका दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा। ये आंसर आपका ढूंढता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। जैसा कि ज्यादातर जो धर्म गुरु होते हैं या जो मोटिवेटर्स होते हैं वो आपको इस बारे में ही बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग इसी बारे में बात करते हैं। As a scientist we shall not attempt the answering the second question, क्योंकि वो philosophical है और उसके बारे में काफी सारे philosophers ने ऑलरेडी बात की हुई है। हम ट्राई करेंगे इसका जो टेक्निकल आंसर होना चाहिए, we shall try to reflect on what living is। देखिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये जो इसका पहला पार्ट होगा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने आसपास, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। कई बार हम बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें ध्यान भी नहीं रहता, हमारे आसपास बहुत सारी इंसेक्ट्स की वैरायटी होती है, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी होती है, बीट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, या फिर आपके खुद के पेट्स, कोई अदर एनिमल्स, कुछ भी, कोई प्लांट, कहीं पर भी आप इसमें देख सकते हैं। तो बहुत तरह की वैरायटी हम ऑलरेडी घिरे हुए हैं इन वैरायटी से। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you। ये सब आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है, जिन पे आपकी नजर में भी नहीं भी जा रही हो, या कोई माइक्रोस्कोपिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो, पर आप बहुत सारी बड़ी, या आप बोल सकते हैं बहुत बड़ी डाइवर्सिटीज घिरे हुए हैं। If you were to increase the area that you make observation in, the range of variety of organisms that you see would increase। देखिए, ये जो लाइन यहां पर लिखी है इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं, और यहां पर ये आपको इकोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपना रेडियस बढ़ाते हैं ऑब्जर्वेशन का, तो डाइवर्सिटी भी अपने आप बढ़ने लगती है। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर इन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं और इन कंपैरिजन की हम जहां रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, उसके कंपैरिजन में हमको फॉरेस्ट में ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इट रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज, जैसे अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। देखिए, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन यहां पर एक्चुअल स्पीशीज का डिस्क्राइब किया गया, रेंज डिस्क्राइब की गई है।
This refers to biodiversity or the number and type of organism present on earth, यानी अर्थ पे कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. We should remember here that as we explore new area, जैसे जैसे हम नए एरियाज के बारे में जानते जाएंगे, even old ones या ऐसे कुछ एरियाज जो कि अनछुए रह गए हैं या बहुत समय हो गया है, तो न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड. देखिए आप लोग कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप देखते हैं कि हर दिन या हर दूसरे दिन कोई नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा जा रहा है. कई बार तो हम ऑर्गेनिज्म ढूंढते ढूंढते हमें पता चलता है कि नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि एक्सटिंक्ट होने वाला है या हो चुका है. तो कई बार ऐसा भी होता है. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. अब देखिए अगर ऐसे आपसे पूछा जाए तो आप जहां भी रहते हैं तो उन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को आपकी लोकल लैंग्वेज में अलग ही नामों से जाना जाता है. शायद हम किसी और एरिया में जाएंगे तो उनको किसी और लोकल नाम से जाना जाता होगा. These local names would vary from place to place. जहां जहां जाएंगे तो इनका नाम जो लोकल हम लेते हैं वो चेंज होता जाएगा. इवन विद इन अ कंट्री, एक ही कंट्री, हाँ बिल्कुल सही बात है. अगर आप देखेंगे आप इंदौर सिटी में है या अगर आप राजस्थान के किसी जैसलमेर सिटी में है, तो अलग अलग जगह पर आप देखेंगे तो सेम एनिमल और सेम प्लांट का नाम, लोकल नेम डिफरेंट हो सकता है. Probably you would recognize that confusion that would be created if did not find the ways means to talk to each other to refer to organism we are talking about. मतलब अगर किसी भी दूसरे एरिया में जाते हैं, किसी अलग जगह पे लोकेलिटी में जाते हैं और वहां पर जाकर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं या किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो सकता है ये समझाना कि आखिर हम किस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं. Hence, there is a need to standardize the naming of living organism. और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा कि यहीं पे हमको एक नीड मिली कि क्योंकि यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो हम क्या करें, यहां पर डिफाइन कर दें कि एक स्टैंडर्ड नेमिंग सिस्टम को, ताकि सब लोग उस स्टैंडर्ड नेमिंग सिस्टम से समझ सकें कि आखिर सामने वाला किसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. हेंस यहां पर हमने इसको स्टैंडर्ड नेमिंग सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं, सच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारे इस पर्टिकुलर एनिमल को हर जगह पे एक ही नाम से जाना जाए. जैसे अगर मैं एनिमल हो या प्लांट हो, जैसे मैं अगर कहूं मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका आम का एक साइंटिफिक नेम है. अब मैंजीफेरा इंडिका चाहे आप यहाँ इंडिया में बात कर रहे हो, चाहे यूरोपियन कंट्री में कहीं किसी शहर में बात कर रहे हो, आप उसे मैंजीफेरा इंडिका बोलेंगे तो वो साइंटिफिक नेम वहां पर कॉमन होगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर या नामकरण, नाम देना, दैट इज नोमेनक्लेचर. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know that what organism name is attached to. अगर नाम उसको तभी दिया जा सकता है जब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से किया गया हो, उसकी सारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से की गई हो. और इसी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा सेकंड पिलर, दैट इज आइडेंटिफिकेशन. In order to facilitate the study, number of scientists have established a procedure to assign a scientific name to each known organisms. ठीक है. अगर हम बात करें कि इसकी स्टडी करने के लिए हम अगर किसी को नाम दे देते तो हमारे लिए स्टडी करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होगा हम ये पर्टिकुलर नेम वाले ऑर्गेनिज्म की ही हम स्टडी कर रहे हैं. So this is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided by International Code for Botanical Nomenclature. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो International Code for Botanical Nomenclature या ICBN, यहां पर वो कम्युनिटी है या वो संस्था है आप बोल सकते हैं, जो कि ये डिसाइड करती है कि किसी भी प्लांट का क्या नेम होना चाहिए. You may ask how are animals named? तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड an international code for zoological nomenclature यानी ICZN. The scientific name ensure that each organism has only one name. ये बोलते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम केवल एक ही होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. Description of any organism should enable the people if any part of the world to arrive at the same name. तो हर बार उसी सेम नेम से उसे पहचाना जा सके. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. यानी सेम नाम का कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी नाम नहीं होना चाहिए.
ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब हम ऐसे नाम नहीं देने वाले हैं कि मैंजीफेरा इंडिका 1, मैंजीफेरा इंडिका 2। अरे मैंजीफेरा इंडिका मतलब आम है और ये हमेशा वही रहेगा। होमोसेपियंस हमेशा होमोसेपियंस ही रहेगा। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organism। जैसे अगर मैं बात करूं, each name has two component। हर नाम के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पे जेनरिक नेम को हम जीनस के नाम से भी जानते हैं और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसको हम स्पीशीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें होंगी। जैसे अगर मैं कहूं मैंजीफेरा इंडिका या होमोसेपियंस, तो जीनस क्या हो जाएगा वहां पे? मैंजीफेरा। और स्पीशीज क्या हो जाएगी? इंडिका। सिमिलरली होमो हो जाएगा जीनस और सेपियंस हो जाएगी स्पीशीज। तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और बच्चों आपको पता होगा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर शुरू से नहीं था। पहले क्या होता था कि जितना डिस्क्रिप्शन है सब नाम में जोड़ दिया जाता था और बहुत बड़े बड़े नाम होते थे। तो इतने बड़े नाम को इतने याद करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। इसलिए एक छोटा सा नाम उसका सोचना पड़ा और उसमें सिर्फ जीनस नेम आता था और स्पीसीज नेम आता था। यही सिस्टम अभी भी लागू है। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। आपको पता है बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात कि कैरोलस लीनियस का खुद का नाम भी जो था वो पहले कार्ल वॉन लिन था। यानी तीन नाम इसमें इंक्लूडेड थे। बाद में इन्होंने अपना भी नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने ही नेचर प्रिंसिपल दिया था उसके अकॉर्डिंग अपना भी नाम चेंज करके कैरोलस लीनियस कर लिया। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। एक बोल सकते हैं कि ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा इजी इजी गोइंग है, इसको समझना भी आसान है, यूज करना भी आसान है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। देखिए अभी वही एग्जांपल हम ले रहे थे टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represent the genus while Indica represents the species, जैसा कि मैंने आपको बताया। और species epithet बोल सकते हैं। Other universal law of nomenclature are as follow। अब हम कुछ और ऐसे universal laws के बारे में समझते हैं। Biological names are generally in Latin। सबसे पहली चीज तो इन्हें लिखा जो जाता है एक dead language में लिखा जाता है, that is known as Latin, ताकि किसी का कोई आर्ग्यूमेंट ना हो कि भैया हमारी लैंग्वेज में आप ये नाम दो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक ऐसी लैंग्वेज को लिया गया जो कि ऑलरेडी डेड लैंग्वेज है। एंड रिटन इन इटैलिक्स। अगर उसे लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कहां से ओरिजिन किया गया, कहां से उन्हें ढूंढा गया है, उनका नाम हमेशा लैटिन में ही लिखा जाएगा। ये पहला एक और रूल हो गया। भाई एक रूल तो मैंने आपको बता दिया कि मैंजीफेरा इंडिका, जहां पे जीनस नेम और स्पीशीज नेम दो नेम यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। दूसरा रूल यहाँ पर ये आ गया कि लैटिन में वो नाम होगा। यहाँ पे तीसरा रूल जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। यानी अभी वो जीनस और स्पीशीज की अगर हम बात करें तो पहला नाम क्या होगा? जीनस, वाइल द सेकंड नेम कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। यही बात हमने अभी यहाँ पर की थी। तीसरा रूल जो इसका होगा, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। अगर मान लो अगर वो हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन उसे किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इसको हैंड रिटन लिखा है तो मैं मैंजीफेरा के नीचे एक लाइन खींचूंगा और इंडिका के नीचे एक लाइन खींचूंगा। बट अगर मान लीजिए ये प्रिंटेड है, ठीक है, तो उस केस में से इटैलिक्स में लिखा जाएगा, वही लैटिन ओरिजिन के साथ। फोर्थ रूल जो यहां पर है वो कहता है कि फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter। यानी स्पीशीज का नाम तो छोटे लेटर से ही शुरू होगा लेकिन जीनस का नाम जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाएगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैनिंजीफेरा इंडिका। इससे हम समझा सकते हैं। नेम ऑफ द ऑथर। अब यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है कि जिसने उसे ढूंढा या जिसने उसका नामकरण किया, नोमेनक्लेचर किया, उस ऑथर का नाम भी अगर हम देखना चाहें तो वो कहां पर यूज में हो सकता है। तो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम में रिटन लिखा रहेगा, जैसे मैंजीफेरा इंडिका और लिन। यहाँ पे बच्चों जो लिन लिखा हुआ है ये एक्चुअल में कार्ल वॉन लिन या कैरोलस लीनियस के इनिशियल्स हैं। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस।
सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझने की कोशिश करें बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इट इज क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग is grouped into convenient category based on some easily observable characters। यानी अगर हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, तो उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उन्हें एक कैटेगरी में रख सकते हैं फॉर बेटर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स या डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट, इनको हम आसानी से इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, कैटेगराइज भी कर सकते हैं। द मोमेंट वी use any of these terms we associate certain characters with organism in that group। तो आपको जब भी मैंने आपको बोला डॉग, बोला कैट, बोला इंसेक्ट्स, बोला, तो आपके मन में इनके कुछ फीचर्स आ रहे होंगे, ठीक है। अगर हम सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग, जब डॉग सोचते हैं तो आपको क्या इमेजिन हो रहा है? जैसे ही मैंने डॉग बोला आपके मन में बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं डॉग से रिलेटेड। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी द डॉग्स एंड नॉट द कैट्स, मतलब जैसे डॉग बोला वैसे आपके दिमाग में डॉग्स ही आ रहे हैं। नाउ if we were to think Alsatian, Alsatians, we know that we are talking about, ठीक है। अगर हम Alsatians की बात करें तो डॉग में भी एक ब्रीड होती है Alsatians, जिनके कान लगभग ऐसे खड़े रहते हैं, थोड़े समझदार ज्यादा बोले जाते हैं, तो हमें इमेजिन होने लग जाएगा जैसे हमने Alsatian बोला। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, जैसे मैंने बोला मैमल्स, तो आपके मन में यहां पर क्या आया कि आपके मन में ऐसे एनिमल्स आ रहे हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं। सिमिलरली या लाइकवाइज हम यहाँ पर प्लांट्स की बात करें तो इफ यू ट्राई टू टॉक अबाउट वीट, वीट बोलते ही गेहूं का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि भैया वीट कैसा दिखता है। आप राइस के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, किसी और प्लांट के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। हेंस ऑल दीज यानी डॉग्स, कैट्स, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सब कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जिन्हें हम स्टडी करने के लिए यूज में लेते हैं। The scientific term for these categories is taxa। तो बच्चे जान लें कि what is a taxa। So taxa is particular a group। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये एक तरीके का ग्रुप है, एक ग्रुप है for for study, स्टडी पर्पस। अगर हम देखें तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए इस तरह के ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। Here you must recognize that taxa can indicate कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। जैसे मान लीजिए प्लांट अगर मैं बोलता हूं तो प्लांट एक लेवल ही डिफरेंट हो गया। अब मैंने इसमें ब्रायोफाइट बोल दिया तो यहां पे ब्रायोफाइट प्लांट का ही एक टाइप हो गया है, ठीक है। और इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे बात कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे देख रहे हैं वीट इज ऑल्सो अ टेक्सा। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा, बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल and mammals are animals। Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different level। यानी मैं ऐसा कहूं कि dogs एक level of taxa है, यानी एक ग्रुप है डॉग्स का ग्रुप, और वो सब कुछ मैमल्स में आता है ना, तो ये एक अलग लेवल हो गया। और ये मैमल्स एनिमल्स में आते हैं, ये तीसरा लेवल हो गया। तो therefore animals, mammals and dogs represent taxa at different levels। And based on characteristic all living organisms can be classified into different taxa। अलग अलग taxa में उनको classify किया जा सकता है। This process of classification is known as taxonomy। तो यहां पर हमारे सामने एक और टर्म आ चुकी है, that is known as taxonomy। तो आप खुद ही सोचें, अगर टेक्सॉन्स की स्टडी या टेक्सॉन्स के बारे में कैटेगराइजेशन हमको करना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? टेक्सोनॉमी कहेंगे। External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomical studies। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, हेंस कैरेक्टराइजेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें और नोमेनक्लेचर की बात करें, चार पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी, यानी मैं सीधा सीधा कहूं तो टेक्सोनॉमी के ही ये चार पार्ट हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो इसी के ये चार पार्ट्स बोले जा सकते हैं। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। पहले से आज हम टेक्सोनॉमी को थोड़ा टेक्निकली समझ रहे हैं, बट पहले से इस बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बात सच है कि ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। खास तौर पर जब
हमें उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर यूज होता है कि जब यूज होता है तभी उसके बारे में जानने की इच्छा भी होती है। ठीक है, इन अर्ली डेज अगर शुरुआती दौर में हम देखें तो ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, यानी उनको खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, ये सब कुछ उनकी जरूरतें थी। हेंस अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है इस बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया था, जो कि आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं कहा जाएगा। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship among them. अगर इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें साथ ही साथ इनके रिलेशनशिप्स की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहा है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर कि जो सिस्टमैटिक्स है, ये सिस्टमैटिक्स है, हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स के अंदर ही टेक्सोनॉमी भी आता है, टेक्सोनॉमी भी आता है। तो फिर ऐसा और क्या है जो टेक्सोनॉमी के अलावा सिस्टमैटिक्स में पाया जाएगा? तो वो जो चीज होती है उसको बोलते हैं फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिस्टम, ये टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी दोनों मिलकर के सिस्टमैटिक्स को बताते हैं, यानी टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे सामने क्या आ जाएगा? सिस्टमैटिक्स आ जाएगा। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है सिस्टमा, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बड़ा ही आसान है इसे समझना कि हम ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जो कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें जमा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, और इसीलिए इसे सिस्टमैटिक्स कहा गया। सो लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरी। देखिए लीनियस के द्वारा क्या यूज किया गया? सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशन। उसने जो किताब लिखी थी सिस्टमा नेचुरी, उसके बारे में यहां बताया जा रहा है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब हम बात करें सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो अभी आपको बताया वही चीज है कि अगर आप इन चारों चीजों को जोड़ दें, यानी आप क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, है ना, इन सबको, इन चारों को जोड़ने के साथ साथ इसमें फाइलोजेनी को भी जोड़ दें, तो फिर हम सिस्टमैटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। यानी सिस्टमैटिक्स में एक फाइलोजेनी और जोड़ दिया जाए, या यूं कह दूं मैं टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के चार पिलर आपको पता ही है, प्लस फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। तो ये क्या हो जाएगा? अगर टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी कहेंगे तो ये भी आपका सिस्टमैटिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कही जा सकती है। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में समझना शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। मतलब टेक्सोनॉमी में हर लेवल पर एक टेक्सॉन है और वो हर टेक्सॉन एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomical category। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? taxonomical category भी कहा जाता है। All categories together constitute the taxonomic hierarchy। hierarchy का मतलब होता है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, या ascending descending बोल दीजिए, या बोल दीजिए एक तरह का ऑर्डर। hierarchy का मतलब होता है एक तरह का ऑर्डर। Each category is referred to as unit of classification, in fact represents a rank and इट इज कॉमन टर्म क्या होती है? टेक्सॉन। टेक्सॉन या प्लूरल बोले टेक्सा। तो एक सिंगुलर टर्म में बोलेंगे तो टेक्सॉन और प्लूरल बोलेंगे तो टेक्सा, यानी एक तरीके का ग्रुप। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अगर हम एक एग्जांपल लें तो इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग ये सभी इंसेक्ट्स में कॉमन है। इट मींस इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट which can be classified and thus we are giving the rank or category। ठीक है, हम उस तरीके से उनको रैंक या कैटेगरी दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं? कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? जरा सोचिए इस बारे में। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक एंड ईच रैंक और टेक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी हम ये कह सकते हैं हर टेक्सॉन एक यूनिट के तौर पे भी देखा जा सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं टेक्सॉन is equal to unit, unit of
क्लासिफिकेशन, तो ये भी कहा जा सकता है इसके बारे में। These taxonomical groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ठीक है, बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, सीधा सीधा मॉर्फोलॉजी को देख करके नहीं बोला जा रहा है, बहुत सारी और दूसरी चीजें इसमें कैरेक्टराइज्ड हैं। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division। जैसे हम बात करें फाइलम और डिवीजन की, तो यहाँ पर प्लांट और एनिमल का एक डिफरेंशिएशन है। देखिए, किंगडम तो दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन फाइलम कहा जाता है पर्टिकुलरली एनिमल्स के लिए और डिवीजन कहा जाता है पर्टिकुलरली प्लांट्स के लिए। उसके अलावा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब टैक्सोनॉमिकल रैंक से अलग अलग लेवल पे। All organisms, including those in plants and animals kingdoms, have species as lowest category। ऐसा बोल सकते हैं कि species जो होगी वो सबसे lowest category होगी और सबसे ऊपर जो पाया जाएगा वो kingdom पाया जाएगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे बोल सकते हैं kingdom सबसे ऊपर होगा और species सबसे नीचे, या lowest category भी बोली जा सकती है। Now the question you may ask is, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है that how to place an organism in various categories, कैसे हम धीरे धीरे इनके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इन ऑर्गेनिजम्स को एक वेरियस कैटेगरीज में हम प्लेस कर सकते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस हेल्प्स द आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हम सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज देखेंगे और डिसिमिलैरिटीज देखेंगे और उस बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं, हम टेबल बना सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें ये चीज है, मतलब ये चीज प्रेजेंट है, ये चीज प्रेजेंट है, इसमें ये नहीं है पर ये प्रेजेंट है, इनमें ये दोनों नहीं है पर इसमें एक अलग चीज प्रेजेंट है जो इन दोनों में नहीं है। तो इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्पीशीज के साथ। तो स्पीशीज क्या होती है? टेक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर करती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो कि फंडामेंटल सिमिलरिटी रखता है एक स्पीशीज में। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। यानी बहुत डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से अलग की जा सकती है। लेट्स कंसीडर द मैंजीफेरा इंडिका अगेन, या सोलेनम ट्यूबरोसम ले लो, पोटैटो, पैंथरा लियो ले लो। ऑल द थ्री नेम्स, हर तीनों के तीनों नेम में जैसे कि इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट, यानी यही एक स्पीशीज है। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथरा, ये जीनस को या जेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अनदर हायर लेवल हो जाएगा टैक्सॉन का। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities। अब देखो यहाँ ये एग्जांपल थोड़ी चीजें क्लियर करेगा। जैसे पैंथरा एक जीनस है, ठीक है, पैंथरा के अदर स्पेसिफिक एपिथेट को हम क्या बोल सकते हैं? पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है। या सोलेनम के लिए हम बोल सकते हैं सोलेनम इंक्लूड्स लाइक नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम या मेलोंजिना, ठीक है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस, हम ह्यूमन बींग्स की कहां पे आती है? सेपियंस में, विच इज ग्रुप्ड इन अ जीनस, या जिसको हम बोल देते हैं होमो। साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस, ठीक है, इसका पूरा नाम ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है जीनस। तो जीनस की बात करें, जीनस कंप्राइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर। कितना बढ़िया लिखा है कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, यानी ऐसी स्पीशीज जो एकदम सेम नहीं है पर रिलेटेड है, ठीक है, उनके ग्रुप को हम जीनस कह सकते हैं। इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, दूसरे से कंपैरिजन में वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जेनरा क्या होता है? बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एक एग्रीगेट या एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहां हम एग्जांपल लिख सकते हैं पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये दोनों के दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं पर ये सेम जीनस यानी सोलेनम को बिलोंग करते हैं, यानी सोलेनम में ही पोटैटो भी आता है और ब्रिंजल भी आता है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे दो लायन के बारे में। तो जैसे लायन को हम बोलते हैं पैंथरा लियो, यहीं पे हमने लेपर्ड की बात की तो पैंथरा पार्डस, और अगर टाइगर की बात करेंगे तो पैंथरा टाइग्रिस। तो आप देखेंगे तीनों में पैंथरा जो है वो कॉमन है, जीनस है, और बाकी स्पीशीज एपिथेट अलग अलग है। तो ये तीनों के तीनों यानी लियो, पार्डस और टाइग्रिस,
ये आपस में रिलेटेड स्पीशीज में कहलाएंगे. With several common features are all species of the genus Panthera, and this genus differ from another genus Felis which includes cats. तो ऑब्वियसली बात है इस जीनस की सारी स्पीशीज जो फेलिस जीनस है जो कि कैट्स को रिप्रेजेंट करता है उससे डिफरेंट होगा, लेकिन विद इन द पैंथरा ये सब काफी सिमिलर होंगे, काफी रिलेटेड होंगे. नेक्स्ट जो हमारा रैंक है या टेक्सॉन है वो है फैमिली. तो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. तो काफी इजी डेफिनेशन हमारे लिए हो जाती है, जैसे जेनरा रिलेटेड स्पीशीज है उसी तरीके से फैमिली रिलेटेड जेनरा हो गया, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. ऑब्वियस बात है जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अब सिमिलैरिटीज जो है आप खुद देख रहे हैं कि कम होती जाएंगी, क्योंकि एक स्पीशीज टू अगर एक ही स्पीशीज की बात करें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज होंगी, फिर अगर एक जीनस की डिफरेंट स्पीशीज की बात करें सिमिलैरिटीज थोड़ी सी कम हो जाएंगी, पर फिर भी अगली कैटेगरी से कम होंगी, जैसे अगली कैटेगरी से ज्यादा होंगी, जैसे फैमिली. अब फैमिली पे हम आ गए तो फैमिली में सिमिलैरिटीज और कम हो जाएंगी. So families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plant, for example, जैसे हम बोले कि three different genera Solanum, Petunia and Datura. अगर इसको हम फैमिली में प्लेस करें सोलेनेसी फैमिली के अंदर, तो among animals, for example, genus Panthera, Panthera comprising of lion, tiger and leopard is put along with the genus Felis. यानी अब अगर फैमिली की बात करें तो फेलिस और हमारा जो ये जो पैंथरा है, पैंथरा और फेलिस ये दोनों को एक साथ पुट किया जा सकता है, एक साथ रखा जा सकता है फैमिलीज में. ठीक है, फैमिली क्या नाम है? फैलिडी. सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्व करें फीचर्स ऑफ अ कैट एंड डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल. तो डिफरेंसेस उन्हें अलग अलग लेवल पर रखने के लिए और सिमिलैरिटीज उनके बीच में रिलेशन बैठाने के लिए. दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, जैसे फैलिडी और कैनिडी. ठीक है, तो फैलिडी और कैनिडी दो डिफरेंट फैमिलीज को रिप्रेजेंट करती है रिस्पेक्टिवली, यानी फैलिडी जो कैट है और कैनिडी जो डॉग है. नाउ ऑर्डर. You have seen earlier that categories like species, genus, families are based on the number of similar characters. Generally अगर मैं बात करूं तो order and other higher taxonomical categories are identified on the basis of aggregates of characters. ठीक है, अलग अलग aggregates of characters की बात करेंगे. तो order being higher category, थोड़ा सा और ऊपर हम आ चुके हैं, is assemblage of families. मतलब वही वाली बात हो गई कि it's a group of families. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ फैमिली. द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा. तो अब जैसे क्योंकि हम ऊपर आ चुके हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स और थोड़े कम होते जाएंगे. तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से ऊपर की तरफ किंगडम की तरफ जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं. प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्व्यूलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. तो एक पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर ये दोनों सोलेनेसी और कॉन्व्यूलेसी को एक साथ रखा जा सकता है, विच इज मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स. तो ये जो डिसाइड किया जाता है वो फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फैलिडी एंड कैनिडी. तो अब कार्निवोरा में फैलिडी और कैनिडी आते हैं. अगला हमारा जो रैंक है वो है क्लास. सो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स की बात आ गई. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर जो है प्राइमेटा जिसमें हम भी आते हैं, कंप्राइजेज मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग एक्सेट्रा. ठीक है, तो क्लास जो होगा मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो. इसके अलावा भी कुछ ऑर्डर्स उनके पास में देखने को मिल सकते हैं. अगली कैटेगरी हमारी आती है फाइलम. देखिए फाइलम की बात करें तो क्लासेस कंप्राइजेस ऑफ एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with the mammals constitute the next higher category जिसको हम बोलते हैं फाइलम. ठीक है, all these based on the common features like presence of notochord. भाई पता है ना कि एम्ब्रियोनल स्टेज में हो चाहे कभी भी लाइफ में एक बार उनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो उनको वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स बोला जाता है. एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा. तो उन्हें कॉर्डेटा में रखा गया है. इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद द फ्यू सिमिलैरिटीज कैरेक्टर्स, जैसे हम बोले असाइन टू अ हायर कैटेगरी, आर कॉल्ड डिवीजन. मतलब हम ये कह सकते हैं फाइलम के साथ साथ हम यहाँ पे डिवीजन लिख सकते हैं
मतलब ये एक ही लेवल है, बस फर्क इतना है कि जो डिवीजन है इट इज फॉर प्लांट एंड जो फाइलम है इट इज फॉर एनिमल, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। अब सबसे ऊपर की कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज नोन एज किंगडम। सो किंगडम की बात जब होती है, ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब हाथी घोड़ा सब और इंसान सब मिला के, वो सब एक ही किंगडम में आते हैं जिसको एनिमेलिया बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कैटेगरी हो गया जैसे, दैट इज नोन एज एनिमेलिया क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। किंगडम प्लांटी जो हो गया वो अदर नेम हो गया फॉर जितने तरह के प्लांट्स वहां पर प्रेजेंट है। डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। ठीक है, henceforth we will refer to these groups एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। तो हमारे पास में दो बड़े ग्रुप हैं, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीशीज। जैसे कि हम बात करें, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। तो और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के चलते हम इनको और बेहतर तरीके से कैटेगराइज कर पाएंगे। लुक एट द हिरार्की इन फिगर 1.1। अभी हम इस फिगर के बारे में बात करेंगे। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? आप उस बेसिस ऑफ अरेंजमेंट को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। स्पीशीज से किंगडम जाने पर जो कॉमन कैरेक्टर्स सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? घटने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन ह्यूमन से ज्यादा रिलेटेड है, ह्यूमन किसी बंदर से कम रिलेटेड है, ह्यूमन किसी हाथी से कम रिलेटेड है। जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ही हमारा रिलेशन या सिमिलर कैरेक्टर्स कम होने लग जाएंगे। सो हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप, ठीक है, टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। Hence the problem classification becomes more complex, और इसीलिए क्लासिफिकेशन जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्पीशीज में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। जीनस में ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक थोड़े कम हो जाएंगे, फैमिली में थोड़े और कम हो जाएंगे, ऑर्डर में ये और कम हो जाएंगे, एंड धीरे धीरे जाते जाते मतलब किंगडम में सबसे कम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब इस टेबल के बारे में हम समझते हैं। इंडिकेट्स द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म, जैसे हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो, व्हीट के बारे में, उनके साइंटिफिक नेम्स के बारे में और उनके हिरार्कियल नेचर के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैन की बात करते हैं। होमो सेपियंस पूरा नाम होगा बायोलॉजिकल, जिसमें होमो जीनस नेम है, फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर यहाँ पर प्राइमेटा है और क्लास इसकी मैमेलिया आ जाती है। अगर हम पूरे फाइलम की बात करें, क्योंकि एनिमल कैटेगरी में आता है इसलिए हम फाइलम बोलेंगे, तो वो कॉर्डेटा हो जाएगा। हाउस फ्लाई, जिसको मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, जिसमें से जीनस मस्का है, डोमेस्टिका इसका स्पीशीज नेम हो गया। फैमिली यहाँ पर मिसिडी है, डिप्टेरा इसका ऑर्डर है, और ऑब्वियसली ये इंसेक्ट क्लास में आता है। और अगर पर्टिकुलरली फाइलम की बात की जाए, क्योंकि ये भी एनिमल है, तो आर्थ्रोपोडा। मैंजीफेरा इंडिका, ये ऑब्वियसली आम का साइंटिफिक नेम है, जहां मैंजीफेरा इसका जीनस और इंडिका इसकी स्पीशीज है। अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूं तो ये एनाकार्डियेसी कहलाती है और ऑर्डर सेपेंडेल्स कहलाता है। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एनिमल्स में ये डी और डी यहाँ पर लगाया गया है फैमिली के लिए, और एटा एटा या लास्ट में ए से खत्म हो रहा है, ये ऑर्डर के लिए, थोड़ा याद रखने के लिए। वहीं पे जो प्लांट्स है उसमें एसी एसी ये फैमिली के लिए होता है, और एल्स एल्स ये ऑर्डर के लिए होता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सा फैमिली है। फिर क्लास में यहाँ पे आप देखेंगे डाइकोटिलिडनी है, और एंजियोस्पर्म कैटेगरी में ये आता है। व्हीट में ट्रिटिकम एस्टाइवम हो गया, ट्रिटिकम अपना हो गया भाई जीनस नेम, एस्टाइवम अपना यहाँ पर हो गया स्पीशीज नेम। पोएसी यहाँ पर फैमिली है, पोएल्स वापस से एल्स आया है, आप ध्यान से देखें। और मोनोकॉटिलिडनस सबसे एडवांस प्लांट कहे जाते हैं ये एंजियोस्पर्म में भी, ठीक है, ये उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो देखिए ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी समरी के तौर पे मैं इसको भी आपके लिए पढ़ देता हूं कि लिविंग वर्ल्ड जो होता है एक रिच इन वैरायटी में पाया जाता है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमारे पास में आइडेंटिफाई किए गए, डिस्क्राइब किए गए, पर अभी भी लार्ज नंबर को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना बाकी है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, या हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक्स अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, इस स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट इवॉल्व सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल, और वो रूल्स एंड प्रिंसिपल अभी अभी हम डिस्कस करते हुए आए हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए ऑर्गेनिज्म का।
द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट रेफर टू एज टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी से भी ऊपर की कैटेगरी हमने पढ़ी, दैट इज सिस्टमैटिक्स, जिसमें फाइलोजेनी भी जुड़ जाता है। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज जो होती है वेरियस स्पीशीज की, प्लांट की, एनिमल की, यूजफुल होती है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, और जनरल नॉलेज बढ़ाने में भी, जनरल नोइंग बायो रिसोर्सेज के बारे में और डाइवर्सिटी के बारे में। Basic taxonomy like identification, naming and classification of organism universally evolved under international codes। आपको बताया था IUCN और ICZN, ये दो कोड हैं बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए। Based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned correct scientific biological name comprising two words as per the binomial nomenclature। इसके अलावा भी आए थे, थ्री भी थे और बड़े बड़े नाम होते थे, तो पर वो कन्वीनियंट नहीं था, तो binomial nomenclature आया। An organism represent occupies a place of position in system classification, and there are many categories, ranks that are generally referred to as taxonomical categories, और taxa, all the categories constitute a taxonomical hierarchy। तो यहाँ पर हमारा ये समरी भी एंड होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो अब आपका यही टास्क है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए, और आप बताइए आपको कैसा लगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर डाउट सेशन में जाकर के आपके क्वेश्चंस वहां पर राइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक आप देखेंगे क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन है, वहां जाकर के आप अपने क्वेश्चन राइज कर सकते हैं।